साथियों, अभी वंदे मातरम साथियों। अभी कुछ दिन पहले ही मैं खबर पढ़ रहा था कि किसी वैक्सीनेशन लगने वाले बूथ पर जो है युवाओं ने जो है आंदोलन करके जो है वहां पर टीकों की कमी के कारण जो है वो गुस्सा हुए। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा और सरकार के सामने प्रदर्शन किया कि हमें टीका क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि उन्होंने भारत के लोगों के लिए जो है ये नियम निकाल के लाए, जिसमें बाहर के टीका जो आने वाले हैं टीके दूसरे देशों से, उन टीकों का कोई परीक्षण की आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो मैं चाहता हूं इस देश का जो युवा है वो यदि ऐसे मुद्दों पर एक हो जाता है तो बाकी अन्य मुद्दों पर एक नहीं हो पाता है। ये इस देश का जो है सौभाग्य मानिए दुर्भाग्य मानिए, लेकिन कम से कम किसी विषय पे तो हमारे देश का युवा जो है वो लड़ भिड़ कर सरकार से काम करा लिया उसने। और आज ये खुशी की बात है कि आज बिना किसी स्थानीय परीक्षण के जो है वो टीके जो हैं भारत के लोगों को लगा दिए जाएंगे। तो परीक्षण का चूहा बनने के लिए जो है भारत के इन युवाओं को और लोगों को जो है वो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। मकड़ी देखिए आपने, मकड़ी मकड़ी जब अपना जाल बनाती है तो वो जाल बनाती क्यों है? आप अपने मन में ये प्रश्न करिए। मकड़ी अपना जो जाल बनाती है वो अपनी सहूलियत के लिए बनाती है। तो मान लीजिए वो मकड़ी उसी जाल में फंस जाए, उसी जाल में उलझ जाए, तो आप उस मकड़ी के बारे में क्या कहेंगे? तो आशा है आपका जवाब यही होने वाला है कि वो एक असफल और मूर्ख मकड़ी होगी यदि वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाती है। कहीं ना कहीं आज जो है हमारे जीवन के साथ और हमारे देश के साथ यही हो गया है। आप सब लोग जो अपने जीवन को सहज बनाने के लिए उन्होंने ये सब व्यवस्थाएं शुरू की थी, सुविधाएं लेके आए थे। उन्होंने विवाह किया अपनी सुविधा के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए किया। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, स्कूल गए, उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने किसी अच्छे पद पे जो है नौकरी की, आईएएस बन गए, आईआईटी कर ली, सब कर लिया। वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। और अपने जो बच्चे हमने किए, संतान पैदा की, वो भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया, इस देश को बेहतर बनाने के लिए किया। लेकिन हो उसका उल्टा गया। आप बड़े पद पे चले जाएं तब भी यही हाल है। तो ये हम क्या करते क्या जा रहे हैं? तो इस विषय में मैं बहुत एक अद्भुत इस विश्लेषण आज देने वाला हूं कि ये जो हमने हमारे देश, जो अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ कानून बनाए, उन कानून को बनाया इसलिए कि जिससे कि हमारा जीवन जो है बेहतर बनाने के लिए नहीं बनाया उन्होंने। उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया जिससे कि वो ढंग से राज कर पाए। आज हम लोग उसी पे चल रहे हैं। तो हम जो है वो मूर्ख मकड़ी ना बने तो बहुत बेहतर रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। पेनल्टी है कि अगर एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो इसके रेगुलेशन नहीं मानेगा, उसको जो है एक पनिशेबल ऑफेंस जो है वो है होगा धारा 188 के तहत इंडियन पिनल कोड की। तो प्रोटेक्शन जो है उसके, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन और इन गुड फेथ इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के तहत यदि प्रशासन किसी प्रकार की भी कोई जो है कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो ये हो गया आपके लिए फील्डिंग सेट हुई। ये 1897 में फील्डिंग सेट हो गई। अब आप कहेंगे कि आज की स्थिति से इसका क्या लेना देना है? कि अभी थोड़े दिन पहले जो है ना, अभी ये जो विवेक के साथ हमें जो है ये पूरा का पूरा जो है काम करना है। तो इसमें एक बड़ी गलती क्या हुई कि अभी कुछ दिन पहले जो पीछे फोटो है ये है ल्यूक मॉन्टेग्नियर। ल्यूक मॉन्टेग्नियर जो है इनका इनका फोटो है। इनको जो है 2008 में नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। और इन्होंने जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में ये वीडियो है बकायदा इनका बोलते हुए फ्रेंच में कि जो है बहुत बड़ी गलती है ये जो वायरस, ये जो मास वैक्सीनेशन किया जा रहा है कोरोना के लिए। लेकिन इनके इस बयान के बाद एक और फेक न्यूज जो है वो फैलनी शुरू हुई, जो शायद मुझे लगता है इन षड्यंत्रकारियों ने फैलाई होगी ये देखने के लिए और आप लोगों के जो है इमेज खराब करने के लिए कि आप लोग उस खबर को उठाकर जो है सर्कुलेट करना शुरू करोगे, क्योंकि थोड़ी सेंसेशनल खबर थी वो, जिसमें ये कहा गया कि ल्यूक मॉन्टेग्नियर जो है इन्होंने ये कहा है। हालांकि उसका बोलने का कोई प्रमाण हमें आज तक नहीं मिला कि उन्होंने ये बात कही है कि वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोग जो है 2 वर्ष के अंदर जो है वो मृत्यु हो जाएगी उनकी। ये जो है सर्कुलेट होना शुरू हुआ और एक वेबसाइट पे बकायदा यूआरएल देकर।
तो वो फेक जो है इन्होंने घोषित कर दिया। वास्तव में हमें किसी प्रकार का कोई रेफरेंस इनका नहीं मिल पाया, और अगर है भी तो हमें नहीं मिल पाया, तो हम तब तक ये मानेंगे कि जब तक इन्होंने इनके मुंह से ना सुन ले हम, तब तक नहीं मानना है। तो उस न्यूज को जब आप फैलाना शुरू करते हो आप, तो होता क्या है कि उसको फेक घोषित करके ये बाकी जो बातें आप सच बोलते आए हो उनको भी फेक घोषित करने का इनका षड्यंत्र रहता है ये। तो इसलिए विवेक के साथ जो है, ये जो हमें जो भी हम लोग सच्चाई उजागर कर रहे हैं, ये कुछ भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो पहले देखना है कि वो वास्तव में सही है या गलत है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, लोगों के बीच में विश्वास कम होता है, इमेज भी खराब होती है कि ये लोग तो ऐसे फालतू की बकवास करते रहते हैं ये कह के। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कल मेरे पास एक फोन आया एक भाई का, वो कह रहे थे मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूं, और आपको जो है मैं बस पूछने के लिए कॉल किया है कि वैक्सीन लगवाने का मेरा मन नहीं है, फिर भी मैंने कहा आप एक बार पूछ लूं आपसे मैं। तो मैंने कहा कि वीरेंद्र भाई वैक्सीन लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए? तो मैंने बोला लगवा लीजिए। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि लगवा लीजिए वैक्सीन। मैंने कहा तो मतलब आपने मुझसे पूछा? तो कहते नहीं मैं तो नहीं लगवाऊंगा। तो कह रहे, मैंने बोला कि फिर आपने मुझे फोन क्यों किया है, या आप सोच के बैठे हो आप नहीं लगवाओगे, तो मुझसे पूछने के लिए क्यों किया है जब आपने डिसाइड कर ही लिया है? कहते नहीं बस मैं आपको लोगों को 1-2 साल से सुन रहा हूँ, और हमें लगने लगा कि आप जो है इस बारे में सही जानकारी देंगे। तो मैं कहा हम तो जानकारी दे रहे हैं, आपको पूछने के लिए कॉल क्यों करना पड़ा? तो वो उनको ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा देखो बात सुनो, कल को ये फिर उसी बात में आ जाता है कि वो व्यक्ति व्यक्ति के पीछे चलना, पार्टी के पीछे चलना, जो पार्टी ने कह दिया वही सच मान लेना। देखो मैं कहा अपना विवेक का इस्तेमाल करो, हमने आपको रास्ते दिखाए, हमने आपको मार्ग दिखाया कि किस प्रकार से बेहतर तरीके से आप जो है ये जानकारी जो है ये पढ़ सकते हो। तो आप ये समझिए कि कल को मान लीजिए किसी भी कारण से, लालचवश या धमका कर या किसी भी कारण से, मुझे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं ये अपने वश में कर लेते हैं, और ये कहते हैं कि आपको वही कहना पड़ेगा जो हम आपको कह रहे हैं, और हमारे अनुसार कहना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो किसी कारणवश, किसी लालचवश बोल रहा हूं, तो आपको हो सकता है मैं गलत जानकारी देना शुरू कर दूं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है हमारी कोई भी बात मत सुनो, लेकिन हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं उससे आप अपना विवेक उत्पन्न करो, अपने अध्ययन की दिशा तय करो कि आपको किस दिशा में अध्ययन करना है। क्योंकि उंगली पकड़ के नहीं चला सकता आपको हर कोई। कल को आगे जाके समय जो है क्या किस करवट बैठे, हमें किस व्यवस्था में फंसा दे, क्या कर दे, हमें नहीं पता है। लेकिन आप लोगों के अंदर जो जानकारी हम दे रहे हैं वो एक दिशा आपको दे देगी कि षड्यंत्र किस तरह से होते हैं, उनको समझने की दृष्टि यदि उत्पन्न नहीं करेंगे आप, तो हमेशा जो है ये कोई ना कोई आपको बहकाकर जो है वो बेवकूफ बना देगा। तो ये काम जो है नहीं करना है। तो आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिसर्च, किसी प्रकार का भी विरोध, कुछ भी करना है दिमाग से करना है, जोश में आके नहीं करना है। नहीं तो जो है ये लोग उसका फायदा उठाकर पूरे आंदोलन को जो है वो दबा देंगे। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, अब एक जो महत्वपूर्ण जानकारी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, कि आपको समझ में आ रही किस कारण से जो मीडिया है वो, या कोई भी सरकार, आज आप देखो जिस प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राज्य में हो, ये लोग हर काम में एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन इस विषय पर, ये कोरोना के विषय पर, कोई भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर किसी भी दूसरी पार्टी का हो जो आपस में ध्रुव विरोधी हो, वो भी इस विषय में एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो कोई षड्यंत्र है या नहीं है, सच है झूठ है, ये नियम का कानून है। इसका आपको कुछ समझ में आ रहा है इसका कारण क्या है? और मीडिया जो है वो भी सच दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। तो मैं इसका जो कारण ढूंढते ढूंढते जो है, मुझे सखा नाम के एक व्यक्ति हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, उनका एक वीडियो मिला। उनका वीडियो मिला तो उन्होंने उसमें 2-3 कुछ बातें कही इस वीडियो के बारे, इसके बारे में कि हो क्या रहा है कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें हालांकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। तो मैंने उनका जैसे अब उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने देखा कि उनकी जो जानकारी थी वो बड़ी एक वैलिड मुझे लगी। तो मैंने उस जानकारी को जब खोजना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि 2005 में बना हुआ जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जिसका मैंने फोटो पीछे लगाया हुआ है, तो आप देखो उसको, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का है ये। तो मैं शेयर करके आपको दिखाता हूं कि वास्तव में कितना बड़ा हमारा खेल खेला गया कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, उस समय सरकार थी कांग्रेस की। तो अब मैं जो बात कह रहा था शुरू में कि कांग्रेस, बीजेपी सब दिमाग से निकाल दो, ये कोई किसी का, आप इस देश का कोई भला नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप सबसे मैं जो निवेदन कर रहा हूं वो ये कि आप ये समझ जाओ कि ये जो पूरा खेल खेला गया ये कांग्रेस के टाइम पे खेला गया, और उसके बाद आज उस
काम को खत्म करने के बजाय उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है बीजेपी भी। तो जो सरकारें हैं उन सरकारों को वही करना पड़ेगा जो उनको करना है। और अंत में इसका मैं आपको कारण भी बताऊंगा ऐसा कर क्यों रहे हैं। आज बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि आप जो वीरेंद्र भाई बताओ कारण क्या है, कारण क्या है। तो पहली बात तो देखो, जो समाधान पूछने वाले जो लोग हैं ना, मैं उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। तुम समाधान पूछने के चक्कर में क्या होता है कि तुम जो है समस्या को भी समझने का प्रयास नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे जो है बड़ा गुस्सा भी आता है इस बात पे। देखो, तुम जब तक समस्या को नहीं समझोगे, समाधान की तरफ जो है आप बहुत निष्ठा के साथ काम नहीं कर पाओगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आजादी जब नहीं मिली थी भारत को, तो जितने भी क्रांतिकारी लड़ रहे थे, कोई उनसे कहता है कि तुम तो बस इंकलाब जिंदाबाद करते रहते हो, सॉल्यूशन तो बताते नहीं। तो उन्होंने कहा भाई सॉल्यूशन ये है कि हमारे आजादी जो है वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आजादी जब थी तो सब लोग उसकी तरफ जब तक अपने को गुलाम ही नहीं समझ रहे, तो आप काम कैसे करोगे। आज के डेट में भी हम आपको सॉल्यूशन से पहले ही जो है समस्या से पहले सॉल्यूशन बताते आए हैं। राजीव भाई ने भी खूब बताया, हमने भी खूब बताया आपको कि भाई किस तरह दिनचर्या ठीक रखनी है, किस तरह से मानस को ठीक रखना है, खान पान ठीक रखना है। ये सब जो व्यवस्थाएं हमने आपको बताई, वो समस्या से पहले ही समाधान था कि आपको इस समस्या का वो करना है ना पड़े। लेकिन अब आपने अपना खाना नहीं सुधारा, रसोई नहीं सुधारी, अपने बच्चों का खान पान नहीं सुधारा, उनकी दिनचर्या नहीं सुधारी, उनकी शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा, कुछ नहीं सुधारा, तो आप लोग फंस गए आप प्रॉब्लम में। अब हमको ब्लेम कर रहे हो कि हम आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहे। तो ये जो है ना, अब सबसे पहले मैं कहता हूं कि इन सब चीजों से छुटकारा जो है वो है समाधान। कि आप लोगों के अंदर जागृति आ जाए तो आप समझोगे। लेकिन आप अपने आप को गुलाम ही नहीं समझ रहे हो, तो आप समाधान की तरफ काम कैसे करोगे। आप तो कह रहे हो कि आपको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि हम जो कह रहे हैं वो उसका उद्देश्य क्या है। आपको तो लग रहा है हम किसी व्यक्ति के स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। आपको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा, तो समाधान पे काम कैसे करोगे आप। मैं कहता हूं कि चलो समाधान ये है कि कल जो है आप लोग जो है करोड़ों की संख्या में बाहर निकल जाओ और अपने आप देखो सारा समाधान निकल के आ जाएगा। लेकिन आप लोग तो समझने को तैयार नहीं कि ये परेशानी है। तो पहले प्रॉब्लम तो समझ जाओ कि ये इतनी बड़ी परेशानी आई हुई है, तभी तो घर से निकलने की हिम्मत आएगी। तो इसीलिए जो समाधान की बात कर, लेकिन फिर भी उसका कारण मैं आपको बता के दूंगा कि ये हो क्यों रहा है, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। टीकाकरण का अभियान तेज करने के लिए नियम बदला गया है। अभी क्या नियम बदला गया है, अब ये पढ़िए ध्यान से कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को ये अच्छी तरह से स्थापित विदेशी टीकों के लिए, मतलब जो विदेश में जो टीके लग रहे हैं उनको जो स्थापित हैं, उनको स्थानीय स्तर पर परीक्षण की अनिवार्यता संबंधी नियम रद्द कर दिया है। तो मतलब आप विदेश से कोई टीके, जैसे फाइजर कंपनी है, जॉनसन जॉनसन है, मॉडर्ना है, इन सब के टीके भारत में आयात करने से पहले अब जो है लोकल स्तर पर उसका परीक्षण ट्रायल जो है उसकी जरूरत नहीं है। तो ये उन्होंने इस कोरोना के जो टीका अभियान को तेज करने के लिए किया है। तो ये जो है आप समझ लीजिए कि उन्होंने कहा है कि जो विदेशों में भारतीय लोग हैं उनके ऊपर जो है ट्रायल जो हो चुका है उसी को जो है इसके लिए माना जाएगा। अब मैं ये कहता हूं कि अभी तक जितना भी हमारे साथ ये किया गया है, वैक्सीनेशन का जो शॉर्टेज हुई, सब कुछ हुई, वो इसलिए की गई कि ये जो है सारा इस तरह के निर्णय जो हमारे ऊपर थोप दिए जाएं, आप उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। कल ही जो है परसों 3-4 दिन पहले का न्यूज है कि कर्नाटक की एक उसने टीका बंद करने के नाम पे एक PIL हुई थी, उसको 50,000 रुपए का उल्टा जुर्माना लगा दिया। ये क्यों हो रहा है, वो सही है गलत है मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं उन्होंने सही किया गलत किया, लेकिन ये जुर्माना उल्टा लगा दिया, ये ऐसा क्यों है कि आप लोग मास्क नहीं पहन रहे हो तो इनको बेहिसाब डंडे मारने का इनको अधिकार मिल गया है। कोई भी DM किसी को थप्पड़ मार देता है, शादी को जाके उजाड़ देता है, या कोई राह चलते किसी व्यक्ति के ऊपर ये डंडा चलवा देते हैं और उसको DM को या किसी को सजा क्या मिलती है कि उसका तबादला होकर वो जो है कहीं और उसका हो जाता है तबादला, ये उसकी सजा होती है, उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। ये ऐसा कैसे हो गया कि एक मास्क ना पहनने की वजह से पुलिस को आप पे डंडे बरसाने का अधिकार मिला हुआ है, ये ऐसे कैसे हो गया और किसी को कोई सजा नहीं मिल रही, किसी पुलिस वाले के ऊपर कोई अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है किसी भी तरह की, उनका सिर्फ तबादला कर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ये जो पूरी ताकत मिली हुई है, ये असीमित जो ताकत मिली है, इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं, वो है आपका ये एक एक्ट। तो ये भारत का गैजेट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हिसाब से ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, अब मैं एक एक करके जो है इसका जो है आपको वो बताऊंगा क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको जो है ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हाँ, तो इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के 67 नंबर जो पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है डायरेक्शन टू मीडिया
फॉर कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स। तो ये 2005 में ये एक्ट जो है कांग्रेस के टाइम में बन गया था। इसका मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश में जो फील्डिंग सेट होती है वो बहुत पहले से सेट होना शुरू हो जाती है। और 2006 में जो है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना भारत में हो गई, जिसने जो है आपके 14 साल में जो है भारत के स्वास्थ्य की व्यवस्था को बहुत हद तक टेक ओवर किया। और वो बड़ी खतरनाक बात थी, उसमें भी कई झूठ बोले गए कांग्रेस सरकार की तरफ से। लेकिन मोदी सरकार जो है, मोदी जी ने भी एक पीएचएफआई जो पब्लिक हेल्थ स्कूल था पीएचएफआई का, गुजरात गांधीनगर में उसको जमीन दिया। उसके पूजा में भी बैठे वो, उसके जो है शिलान्यास जो है भूमि पूजन में भी मोदी जी बैठे। तो ये आप जो है ना ये समझ जाओ, ये कांग्रेस बीजेपी से ऊपर का खेल कूद चल रहा है, जिसमें ये सिर्फ एक प्यादे की तरह काम कर रहे हैं। तो आप जो है देखो, कांग्रेस के टाइम पे ये 2005 में ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, उसमें उस समय जो दिखाया गया होगा, ये जो एक्ट पास हो गया कि भाई जब कोई डिजास्टर भारत में आएगा, उस डिजास्टर को जो है कंटेन करने के लिए, टैकल करने के लिए अथॉरिटीज बनाई जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, ये नेशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी, सब किया गया होगा। तो हमें लगा होगा कि हमारी बड़ी सहूलियत के लिए, जो शुरू में मैंने आपको मकड़ी का उदाहरण दिया था कि ये हो गया था कि भारत में कोई डिजास्टर आए तो उस डिजास्टर के मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जो पहले से कुछ सुदृढ़ व्यवस्था नहीं थी। तो ये बन गया एक्ट। अब हमें नहीं पता था कि इस एक्ट को जो है ये कोरोना काल में हमारे खिलाफ यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत असीमित पावर इनको दी गई है। तो ये क्या होने वाला है कि अब आज जो आपको मैंने बताया, मीडिया किसी भी रूप में जो है रिपोर्ट जो है, इसकी कोई सच्चाई बताने की हिम्मत मीडिया के अंदर नहीं हो सकती। क्यों? जो इनके अनुसार जो है कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 67 पॉइंट में, द नेशनल अथॉरिटी, द स्टेट अथॉरिटी और द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मतलब राष्ट्रीय, राज्यकीय और जो जिले के स्तर पे जो अथॉरिटी है, मे रेकमेंड टू द गवर्नमेंट to give direction to any authority or personnel in control of any audio visual media। मतलब रेडियो या ऑडियो विजुअल मीडिया, जो ये जो है न्यूज चैनल वगैरह हैं, उस मीडिया के थ्रू कोई भी जानकारी जो है, और सच अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज मे बी अवेलेबल टू carry any warning or advisories regarding any threatening disaster situation or disaster, and the said means of communication media is as designated shall comply with such direction। तो जो directions in national, state या district authority की तरफ से आएगी, और नेशनल अथॉरिटी के पास इंस्ट्रक्शन कहां से आ रही है? डब्ल्यूएचओ से आ रही है। उनके पास इंस्ट्रक्शन कहां से आ रही है? वो वर्ल्ड बैंक से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, आईएमएफ से आ रही है, बिल गेट्स की तरफ से आ रही है। तो उसको आईसीएमआर जो है गाइडलाइन बनाकर उन गाइडलाइंस को, या उस डेटा को कि इतने आज केस आ गए, इतने हो गए, ये गाइडलाइन, उन सबको देने का जो पूरी इंफॉर्मेशन है, वो जो इंफॉर्मेशन देंगे, केवल उसी इंफॉर्मेशन को आगे जो है वो पहुंचा सकते हैं, उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। तो इस एक्ट के वजह से अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस एक्ट के तहत उनके ऊपर भयंकर कार्रवाई हो सकती है। एक ये बड़ा कारण है कि जो मीडिया नहीं बता रहा है, कि कुछ भी सच्चाई जो नहीं बता रहा है। नो सूट और प्रोसिक्यूशन, और जो भी मैंने बताया था 1897 के एक्ट के अंदर, उसके अंदर एग्जैक्टली यही था कि नो सूट और प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सेंट्रल, नेशनल और स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय। मतलब कोई भी नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और जो उसका ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल या स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, उसके खिलाफ किसी प्रकार का भी कोई जो है लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, अगर वो इस एक्ट को लागू करवाने के लिए काम कर रहा है। ये इन्होंने इसके अंदर लिख दिया, इस एक्ट के अंदर 2005 में। और ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अब इनकी ये देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है लीगैलिटी, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसेस। ये देखिए ये कितनी खतरनाक बात इसमें लिखी है, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसेस। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल अथॉरिटी, ये जो सारा ये होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी, शैल बी इम्यून फ्रॉम लीगल प्रोसेस in regard to any warning in respect of any impending disaster communicated disseminated by them in their official capacity। तो मतलब इस ऑफिशियल कैपेसिटी के हिसाब से, इसके जो एक्ट के हिसाब से, कोई भी उसके अंदर लीगल उनकी जो है वो इम्यूनिटी रहेगी, मतलब लीगली कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये इसमें लिखा हुआ है। ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है। और इसके बाद ये जो आजकल जो सब जानकारियां हम लोग एक तरह से सच कह रहे हैं, इनके अनुसार वो भ्रामक जानकारियां हैं,
उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन या सर्कुलेट करेगा उसके लीडिंग टू पैनिक सेल और कन्विक्शन भी पनिशेबल, तो पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग। और कोई ऑफिसर इनका, ये भी लिखा हुआ है, तो इनको जो है वो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी कि अगर इस एक्ट के अंदर उनको कोई ऑर्डर दिया गया है और वो खुद को विड्रॉ कर लेता है, सीजेस और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म, ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, सीजेस और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म, या तो नहीं करता या रिफ्यूज कर देता है या खुद को जो है ड्यूटी से हटा लेता है इसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से पहले ही, तो अनलेस ही हैज ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेस रिटन परमिशन, अगर इसको सुपीरियर से नहीं मिली है, अपने बॉस से जो है रिटन परमिशन नहीं मिली है कि तुम निकल सकते हो, मत करो, तो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी इस एक्ट में डला हुआ है। इसी वजह से जो है ये इतने रूथलेसली आपके ऊपर जो है ये लागू करवाने पे लगे, क्योंकि इनकी खुद की नौकरी खतरे में रहती है। तो सब तरफ से बांधा हुआ है आपको। कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रिफ्यूजेस टू कंप्लाई करता है, तो इसके एक्ट के हिसाब से उसका जो है पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम, कोई भी फॉल्स क्लेम करता है किसी प्रकार का जो है वो भी इसके अंदर पनिशेबल है। ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर कि आपको इसी को पावर बनाकर जो है वो डीएम जो है वो अगरतला का डीएम जो है वो थप्पड़ मार रहा था कि आपको मैं कंटेम्प्ट में अंदर कर दूंगा कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले वो एक दूसरी जगह का कोई था डीएम, उसने भी इसे थप्पड़ मार दिया और पिटवा रहा है उनसे वो। तो ये जो चल रहा है ना पूरा का पूरा, मैं ये कहता हूं कि इसमें ये भी है कि पावर टू इशू डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें ये तक लिखा हुआ है कि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको जो ऑर्डर देगी उस ऑर्डर को सबको मानना ही पड़ेगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है ऑर्डर देगा उसको मानना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक ऑल सच मेजर्स। तो मतलब जो मोदी जी ने कह दिया, तो इस एक्ट के हिसाब से कि मोदी जी ने कह दिया कि लॉकडाउन है, तो आप देखो कोई भी राज्य सरकार उसका विरोध नहीं कर सकती। ये इस एक्ट के वजह से था। तो आप देखो यदि इसको पढ़ोगे आप, तो आप देखो इसके अंदर एक और चीज है जो इन्होंने लिखा हुआ है, जो आने जाने पे जो लॉक था पूरा, मतलब उनको तब से पता था कि कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्ट वेहिकुलर ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द वल्नरेबल अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया से कोई वेहिकुलर ट्रैफिक गाड़ी वगैरह आना जाना, कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ एनी पर्सन एंड मूवमेंट विद इन and departure from an vulnerable or affected area, remove debris, provide shelter, food, drinking। तो ये जो सारे सर लिखा हुआ जो लॉकडाउन वगैरह सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप ये भाई दोस्तों समझ जाओ ये बात कि एग्जैक्टली ये हुआ कितना बड़ा खेल खेल दिया गया। आप लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है आपके साथ। अब इसके बाद में एक और खतरनाक चीज आपको दिखाता हूं। तो अब आपको जो है मैं एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि अब आप कहेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है वीरेंद्र भाई, अगर इन्होंने ये बना दिया इससे फर्क क्या पड़ता है। आप देखिए WHO का एक डॉक्यूमेंट है 2011 का, तो वो जो सखा जो थे उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि 2005 में इन्होंने क्या हुआ फील्डिंग सेट कर दी कि आपके ये एक्ट बना दिया। अब एक्ट की वजह से इनको अनलिमिटेड पावर मिल गई। अब इन्होंने 2007 में जो है प्रिपेयर करना शुरू किया कि इन्फ्लुएंजा टाइप का कोई जो है वो वायरस या कोई आगे चल के पेंडेमिक आएगा, उसकी प्रिपेयर्डनेस हमारी कितनी है। फिर इन्होंने काम शुरू किया। तो 2007, 8, 9, 10, 4-5 साल तक इन्होंने पूरा एक जो है मीटिंग्स इनकी होती थी, उस पूरी मीटिंग्स का जो है डेटा यदि मैं आपको दिखाऊं, मैं सिर्फ झलक दिखाता हूं आपको कि कितने विस्तृत लेवल पे इनकी मीटिंग्स होती थी, उसमें एजेंडाज और पूरा इन्होंने जो है ये देखिए, ये पूरा जो है WHO की वेबसाइट से मैं डेटा ले रहा हूं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बॉडी PIP पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस, तो ये पूरा जो है इसकी एक जो WHO की 194 जो कंट्रीज मेंबर है लगभग, उनमें भारत का भी नाम है, भारत भी उसमें से एक कंट्री है। तो ये देखिए ये कब है आपका इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग ऑन, मतलब इंटर गवर्नमेंटल सारी जो गवर्नमेंट्स के बीच में मीटिंग है पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, शेयरिंग इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एक्सेस टू वैक्सीन और अदर बेनिफिट्स, वैक्सीन और दूसरे बेनिफिट्स को शेयर करने के ऊपर इनके समझौते के ऊपर जो है ये मीटिंग्स हुई, जो 20 से 23 नवंबर 2007, 2008, फिर दिसंबर में 2008 में फिर हुई, 15-16 मई 2009 को फिर हुई, और उसके बाद जो है 2011 में इनका एक डॉक्यूमेंट फाइनल हुआ। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट इनका फाइनल हुआ, ये WHO की apps.who.int इस वेबसाइट पे आपको ये डेटा मिलेगा। मैंने इसको ढूंढा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो है, रेजोल्यूशन समरीज जो है सारी मैंने इसके अंदर से जो है सारा डेटा, बहुत सारा था, ये तो कुछ 1 साल का लगभग का डेटा है, सारा डेटा 2021 के साल का था, सब निकाल के हमने ढूंढ के निकाला इसमें से।
ये पूरा जो है एजेंडाज, ये इनकी मीटिंग होती थी, उन मीटिंग्स में जो है ये भी रोल, जैसे अभी कई मीटिंग्स है इनकी, इसमें कई स्ट्रेटेजिक प्लान्स और फ्यूचर ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ WHO प्रोग्राम्स एंड बजट मैटर्स, इसमें जो है टेक्निकल और हेल्थ मैटर में इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस, ये देखो ये भी इसमें से कई एजेंडा में से एक एजेंडा हमेशा इनका ये होता था कि ये इसकी तैयारी हम कैसे कर रहे हैं। ये करते करते ये जो सबसे खतरनाक एक काम जो आया वो आपको दिखाता हूं मैं। ये इनका जो है फाइनल डॉक्यूमेंट आया। ये फाइनल डॉक्यूमेंट क्या आया, जिसमें लैंडमार्क एग्रीमेंट, ये लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ इन 194 मेंबर कंट्रीज के बीच में, मतलब जिसके बीच में टू इंप्रूव ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस फॉर इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक्स। तो ये जो अभी जो आया हुआ है, ये फ्लू वायरस है, इसके लिए जो चल रहा है पेंडेमिक, तो इसकी प्रिपेयर्डनेस इन्होंने 2011 में फाइनल की। इसका डेट मैं आपको दिखाता हूं, 17 अप्रैल 2011। तो इन्होंने क्या लिखा है देखिए कि आफ्टर वीक ऑफ नेगोशिएशन, एक हफ्ते की नेगोशिएशन के बाद, फ्राइडे नाइट सैटरडे मॉर्निंग एन ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ मेंबर स्टेट्स मतलब जितने भी देश इसके मेंबर हैं, सक्सेसफुली एग्रीड अपॉन ए फ्रेमवर्क टू एंश्योर दैट इन पेंडेमिक एंड इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल्स विल बी शेयर्ड। तो आप देखो इसमें कहने का अर्थ यह है कि उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए किसी एक देश के अंदर ये कोई वायरस पहुंचा, इन्होंने पहुंचाया, उस देश में वायरस पहुंचने के बाद वो देश ने उस वायरस को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद उसकी वैक्सीन मान लीजिए वो कहते हैं हमने बना ली, तो उसको शेयर करने का जो है वो को इस समझौते के अनुसार शेयर करना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो कहेगा कि नहीं भाई मैं तो अपने अपने लोगों के लिए बनाऊंगा। तो इन्होंने तब से वैक्सीन के ऊपर जो मुख्य रूप से आप देखोगे वैक्सीन हर जगह वैक्सीन पे जोर देके इन्होंने पूरा फ्रेमवर्क करके रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू फ्यूचर फ्लू पेंडेमिक्स और नोइंग द एग्जैक्ट मेकअप ऑफ, मतलब जो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको भी शेयर करने का इसमें जो है एग्रीमेंट जो किया गया, उसमें भारत ने भी वो एग्रीमेंट किया। इक्विटेबल एक्सेस, सबको एक्सेस अच्छे से मिल जाए हर कंट्री को, और ये पूरा जो है इन्होंने प्रिपेयर्ड इसको कर लिया। तो इसके अंदर क्या है, द नेगोशिएशन, ये देखो एंड में क्या लिखा है, द नेगोशिएशन बाय 193 WHO मेंबर स्टेट्स बिगेन इन नवंबर 2007, नवंबर 2007 में शुरू हुई, एमिड कंसर्न्स, इस चिंता के बीच में कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो एक पेंडेमिक बन सकता है। तो इन्होंने उसके बहाने से ये पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखी और इन्होंने इस पूरे के ऊपर साइन कर दिया। Today the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. We are now a few days away from a new administration. Given, as you heard from the introduction, that I have been around for a while and have had the opportunity of serving in 5 administrations, I thought I would bring that perspective to the topic today, is the issue of pandemic preparedness. And if there's one message that I want to leave with you today, is that there is no question that there will be a surprise outbreak. The thing we're extraordinarily confident about is that we are going to see this in the next few years. Thank you. तो भारत ने जो वर्ल्ड बैंक से इनको लोन मिलता है, मैं असली मुद्दे पे आता हूं क्या हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी लॉबी है, ये पूरी की पूरी लॉबी जो है अभी पीछे पड़ गई है किसके, इस वजह एक छोटे से बयान के पीछे, वो किसके पीछे, बाबा रामदेव के पीछे, कि हमारे जो है एलोपैथी को गलत बोल कैसे दिया। ये जो पूरी लॉबी है ये इतना जबरदस्त जो विरोध करने शुरू कर देती है, पीछे पड़ जाते हैं। तो आज की डेट में मैं आपको बोलता हूं, बाबा रामदेव का मैं बहुत कोई समर्थक या वो नहीं हूं मैं, लेकिन इस समय जो है ये बात जो है रामदेव जी से ऊपर की है। राजीव भाई के विषय में रामदेव जी का बहुत कुछ लोग कहते रहते हैं, ये था वो था, मैं अभी उन सबको दरकिनार कर दूं। मैं कहता हूं आपसी असहमतियों के कारण विदेशी ताकतों को या देश विरोधी ताकतों को आपका फायदा मत उठाने दो।
विष्णु रॉय चौधरी जी के साथ भी जैसे उदाहरण मैं बताऊं तो वो दूध का विरोध करते हैं। हम दूध का जो है, हम लोग दूध को बहुत अच्छा बताते हैं, दूध हम पीते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि विष्णु रॉय चौधरी के साथ हमारी जो है हर चीज में सहमति है, लेकिन वो व्यक्ति कोरोना के टाइम पे उभर के आया एक हिम्मत के साथ बात करने पे, तो हमने उस व्यक्ति को जो है एक छोटी सी कोई असहमति यदि दूध के ऊपर है, उसको भूलकर हम लोग बाकी चीजों में साथ दे रहे हैं उनका। तो इसलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि यदि ये पूरी एलोपैथी की लॉबी रामदेव के पीछे पड़ गई तो ये मत समझो कि वो रामदेव के पीछे पड़ी हुई है। तो अगर आपके मन में रामदेव जी के प्रति किसी प्रकार का कुछ वो है कि हमें नहीं समर्थन करना है, तो उसको थोड़ी देर साइड में कर दो। आपको रामदेव का समर्थन मत करिए, रामदेव जी को, लेकिन जो उन्होंने बात कही उसका समर्थन हमें करना चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं कहा है। ये पूरी लॉबी पीछे इसलिए पड़ रही है कि एक बड़े व्यक्ति रामदेव जी का जो एम्पायर है इतना बड़ा, उसके ऊपर हमला करके ये बाकी लोगों के लिए उदाहरण सेट कर रहे हैं कि किसी और की, तो जब इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनको ये दबा देंगे, तो आप जैसे कुछ छोटे मोटे लोगों की, हम जैसे छोटे मोटे लोगों की कोई हिम्मत, कोई औकात नहीं होगी। ये कहना चाहते हैं कि उनको जब चुप करा दे तो तुम लोग भी चुप रहो। तो ये विषय जो है ये राष्ट्र का विषय है। ये उनका उदाहरण देकर जो है आप लोगों के ऊपर वार किया जा रहा है इनडायरेक्टली। तो आप देखो 2005 में पहले ही जो है इस तरह का एक एक्ट बना दिया गया है। ये हो इसीलिए रहा है कि आप देखो कोई भी इसका अगेंस्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि भारत इस दुनिया में जब तक भारत जो है आर्थिक गुलामी में नहीं आ जाएगा तब तक इनके लिए दुनिया के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना वो संभव नहीं है, जिसका जिक्र जो है मोदी जी ने संसद में किया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। मोदी जी ने संसद में ये साफ साफ कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पोस्ट कोरोना जो है वो हमें उसका भाग बनना पड़ेगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यदि जो है वो बात कर रहे हैं, तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा कैसे? तो बनेगा ऐसे कि आपने वैक्सीनेशन लगवाया, अब वैक्सीनेशन लगवाने के बाद एक जो सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है, आपने देखा होगा उसमें क्यूआर कोड है, ऊपर नीचे मोदी की फोटो है, उसमें वैक्सीनेशन की डिटेल है आपकी। अब वो क्यूआर कोड का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कल को किसी और रूप में वो सर्टिफिकेट बने या उसके अंदर क्यूआर कोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यूआर कोड जो है, जब आप मान लीजिए विदेश में कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो क्यूआर कोड स्कैन होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भी इसको वैक्सीनेशन लग गया है। तो वो किसी डेटाबेस में से आएगा कि भाई इसको वैक्सीनेशन लग गया है। तो वो डेटाबेस जो है वो सेंट्रल डेटाबेस पूरी दुनिया का बनने वाला है। इसका मतलब ये है कोई भी किसी कंट्री में जा रहा है तो यदि वो स्कैन करेंगे एयरपोर्ट पे, किसी भी देश के एयरपोर्ट पे, तो वो देखेंगे क्यूआर कोड ठीक है, तो कोई सेंट्रल डेटाबेस बनेगा ना, उस सेंट्रल डेटाबेस में आपका डेटा डाला जाएगा। तो ये क्या है? ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये पूरे भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या को जब तक जो है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, इनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला। इसी कारण से आपका भारत के ऊपर इसका सबसे बड़ा जो है असर डलवाया गया है। तो आप समझ जाओ कि अब क्या होने वाला है कि ये जो वर्ल्ड बैंक के जो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं जब WHO हो गई, ये सब हो गई, तो जब आप लोन लेते हो, क्योंकि आप ये समझ जाओ कि इस समय लोन की जो स्थिति है वो इतनी भयानक हो चुकी है कि आपका देश इतने लोन में फंसा हुआ है, और ये मैं कहता हूं पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस 2014 के बाद भी रुका नहीं, बढ़ता ही गया। तो इसलिए इसमें किसी एक सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, अपने से गरीब देशों से भी लोन जो है वो भारत ने लिया। ये भारत सरकार की एक वेबसाइट थी, लोन की स्थिति जो है वो ऐसी है कि आपके हर व्यक्ति पे इतना लोन चढ़ चुका है कि उस लोन की भरपाई कैसे होगी हमें नहीं पता, ना सरकार के पास उसकी कोई व्यवस्था है, ना उसका कोई प्लानिंग है। तो लोन की जो व्यवस्था पूरी हो गई है, उसके कारण जैसे श्रीलंका को अपना एक पोर्ट बेचना पड़ गया चाइना को अपना लोन उतारने के लिए। तो सरकारें जो है वो कुछ सालों के लिए आती हैं, 5 सालों के लिए आती हैं, अपनी जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए, जीडीपी बढ़ी हुई दिखाकर जो है वो वर्ल्ड बैंक उनको लोन तभी देगा जब जीडीपी अच्छी उनकी होगी। तो जीडीपी जो है, ग्रोइंग जीडीपी को ही वर्ल्ड बैंक लोन देगा। और अगर उनको लगेगा कि भाई कल को कोई पैंडेमिक आया, उस पैंडेमिक की वजह से जो है आपका देश हमें नहीं चुका पाया, तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है?
तो उन शर्तों के साथ मान लीजिए ये कोई ट्रायल भी अगर करना हो कि भाई हमें देखना है कि आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, तो 194 कंट्रीज का ट्रायल देखना हो तो वो ट्रायल के लिए भी आपको सहमति करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि वो नहीं किया तो वर्ल्ड बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो जिस तरह से ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, देखिए भारत में लॉकडाउन लगा 24 मार्च 2020 से जो है ये पेंडेमिक एक्ट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग गया। इसमें आप यदि देखेंगे तो इसमें लिखा था कि प्रेजेंट नेशनल लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एज पर ऑर्डर डेटेड 24 मार्च 2020 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू टेक मेजर्स। ये इसमें आ गया। तो ये जो है बड़ा अच्छा ही जानकारी जो है आप देखोगे इसके अंदर आप जो है पढ़ सकते हो। ये द वीक का है। जब कोई देश जो है, भारत जैसा देश, जब तक उसको गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे लागू करवाया जाएगा, जब आप उसको आर्थिक रूप से गुलाम बनाए हो, जब आर्थिक रूप से वो आपके कितने कर्जे में जब दब चुका हो कि उस कर्जे के लिए जो नीतियां हैं जिसमें चाहे डॉलर अपने रुपए का वैल्यू घटाना, देश की करेंसी को कमजोर करते जाना जो है उसका एक शर्त होती है। कोई जिस तरह से पैंडेमिक अभी चल रहा है उसमें उनकी गाइडलाइन के हिसाब से, WHO की गाइडलाइन के हिसाब से आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी। इसकी जो है उसमें एग्रीमेंट्स में होते हैं, ये साइन करके आ जाते हैं एग्रीमेंट दुनिया भर के। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो आपको अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना है तो उसके लिए जो है भारत के लोगों को जो है आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है ये जो लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से व्यापारी जो है वो भूखों मरने की नौबत उनकी आ गई, वो ये कह रहे हैं कि खुद तो क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कि जो है ये लॉकडाउन की वजह से जो है लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को भुखमरी की नौबत आ रही है, जहां दुकानों की बिक्री नहीं हो रही है। दुकान आज भी जो लॉकडाउन के टाइम में भी दुकान के बाहर लोग बैठकर दिन भर धूप में बैठकर जो है पिछले दरवाजे से जो है वो बेचने को मजबूर हैं। ये तो फिर भी परचून की दुकानों वालों का हाल है, लेकिन जो बेचारे डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, उनका तो और हाल बुरा है। तो आप जो है उनको, सरकार को अच्छे से पता है। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन कंपनीज जो है उनका जो है सेल बढ़ चुकी है, इस समय उनकी सेल चल रही है, तो लोगों के घर में सामान आ रहा है। तो ये जब इनको अच्छे से पता है कि ये गुलाम, ये जो आर्थिक रूप से कमजोर टूटते जा रहे हैं लोग, इनको क्या पता नहीं है। लेकिन जब आप आर्थिक रूप से टूट चुके होगे तब ये एड के नाम पर आपको जो है क्या दिया जाएगा, पैकेज दिए जाएंगे। आपको एड के नाम पे भोजन दिया जाएगा, मुफ्त का भोजन दिया जाएगा। वो कहां से आएगा? वो आएगा इस लोन के पैसे से, या जो है दुनिया भर के जो यूनिसेफ है, UN है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, ये आपको एड देंगे। तो आप इनके रहमो करम पे जिंदा होना शुरू हो जाओगे। तो रहमो करम पे जीने वाला व्यक्ति जो है वो कभी विद्रोह नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। ये है निर्माण भवन का, ये दिनेश बाबू साहब सोलंकी, ये 23 मार्च 2021 को RTI लगाई थी। इसमें लिखा था कि एज फार एज कंपनसेशन इज कंसर्न the vaccine, COVID-19 vaccine being voluntary, there is no provision for compensation। ये भी जो है ये भी निर्माण भवन से आया है। कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है? ये कोई अनुराग सिन्हा ने डाली थी, या अनिवार्य जबरदस्ती? कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। लिखी बातें निराधार हैं। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं। वो लिखा तो, नियम तो ये बना दिया कि स्वैच्छिक है, लेकिन आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाए, मानसिक रूप से इतना आपको प्रताड़ित कर दिया जाए कि उसके बिना आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे आप? मानसिक गुलामी में आ ही जाएंगे, आर्थिक गुलामी में भी आ जाएंगे। तो आपके देश के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होना जो आसान हो जाएगा। तो ये है असली विषय। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब मोदी जी ने कह दिया कि पोस्ट कोरोना जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा भारत बनेगा, तो क्या बाकी रह जाता है? तो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने के लिए आप लोग यदि मान लीजिए सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, तो असमृद्ध लोग जो हैं, जो बिल्कुल आत्म सक्षम है, स्वावलंबी हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कौन राज कर सकता है? कोई नहीं। ऐसे लोग किसका जो ऑर्डर वही मानेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वही आएगा जो इनका मोहताज हो, इनकी सुविधाओं का मोहताज हो। खाना ये दें आपको, और ये नौकरी आर्थिक रूप से जो है पैकेज इनसे मिलते रहे। तो जो इनके फेंके हुए टुकड़ों पे जिंदा जो लोग हैं वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मानेंगे। तो उस स्थिति में ले जाने की आपको तैयारी है। तो इसमें मोदी, कांग्रेस, ये कुछ नहीं, ये जो ताकतें करवा रही हैं ये सब उसका माध्यम है। आपकी सरकार जो है उसका माध्यम है। तो 2005 से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है
वो आपके ऊपर लागू कर दिया गया है। उसके आपको 2000 मतलब 15 साल पहले फील्डिंग सेट कर दी गई थी। उसके बाद से आप समझ लो कि आप लोग जो है उल्टे गिनती आपकी शुरू हो गई थी। वैसे तो 1897 से है, लेकिन उन्होंने उसका एक्ट का सहारा लेकर जो है आपके साथ ये पूरा अन्याय चल रहा है इस समय। तो आप इस विषय पे समाधान ढूंढने के बजाय पहले समस्या को समझो, समस्या क्या है, क्यों किसी की हिम्मत नहीं हो रही, क्यों कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सब को मानना पड़ेगा जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो ये अंग्रेजों की तरह कानून बनाकर वो तो ये ना चाह रहे कि आपकी सुविधा के लिए बना रहे हैं। हम कानून लॉ एंड ऑर्डर लागू कराने के लिए एक व्यवस्था कायम रखने के लिए करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आपका दमन करने के लिए जो है पूरे कानून बनाए गए हैं, जिन कानूनों को इन सरकारों ने भी आगे ही बढ़ाया है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आर्थिक गुलामी में फंसने से के बजाय सरकार से प्रश्न पूछना शुरू करो। ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये लोग हम पर आज की डेट में अगर यूट्यूब चैनल डिलीट कर रहे हैं, फेसबुक डिलीट कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये इनको हम लोगों को तुरंत ये किसी भी रूप में जो है हमको सजा दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यदि ये लोग पे हाथ डालेंगे, उनका भी तो मीडिया को मौका मिल जाएगा कि उनका भी पक्ष जो है वो मीडिया में प्रसारित करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। क्योंकि मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जो रेडी बैठे हैं, तैयार बैठे हैं इन सबकी पोल खोलने के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मौका अगर किसी ऐसे व्यक्ति पे हाथ डाल दिया तो उसकी वजह से वो मौका मीडिया को मिल जाएगा। इसीलिए ये अभी कुछ नहीं कह रहे। यदि ये पूरा का पूरा ट्रायल जो है वो मीडिया में यदि चलता है, तो आप समझिए इस बात को कि होगा क्या कि इनको बहुत सारी जो इनकी बातें हैं जो ये इन्होंने छुपाई हैं हमसे, झूठ बोला नहीं बोला वो उस बात की बात है, लेकिन उन्होंने छुपाई हमसे, हम तक जाहिर नहीं होने दी, उन पर भी बहस शुरू होगी जो ये लोग नहीं चाहते। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप सीरम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो जो कोविशील्ड का जो इंसर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो कोविशील्ड है इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो जीएमओ है वो सही गलत बात की बात है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ये हुई है तो क्या हुई है इस पर बहस करनी पड़ जाएगी, इसलिए ये लोग बचना चाहते हैं इसको मीडिया में लाने से। दूसरा है ट्रायल्स जो हुए, जैसे जो है 5 करोड़ वैक्सीन मई के महीने में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने बना के रखी हुई थी, वो 5 करोड़ वैक्सीन के उस पर नवंबर में उसका 3rd फेज का ट्रायल चल रहा था। तो ट्रायल पूरा होने से पहले 5 करोड़ वैक्सीन बनकर जो तैयार हो गई थी, ये किस कारण से हुआ, और ट्रायल का जो डेटा है वो पब्लिक नहीं किया गया है अभी तक कि क्या वास्तविकता में ट्रायल किए गए थे। इतनी जल्दी में जो कई वर्ष लग जाते हैं वैक्सीन का ट्रायल करने को, इतनी जल्दी ट्रायल कैसे कंप्लीट हो गए? तो ये इसका डेटा बाहर आ जाएगा, इससे डरते हैं ये लोग। आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसकी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट का जो इन्वेंटर था, आविष्कारक था कैरी म्यूलिस, जिनकी 2019 में जो है इस कोरोना महामारी के शुरू होने से पहले जो है डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरा ये जो टेस्ट है इससे आप किसी व्यक्ति में कोई भी वायरस ढूंढकर जो है आप उसकी रिपोर्ट में वो दिखा सकते हो। And with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. The PCR test can potentially find anything you are looking for, depending on how high you turn it up. सिर्फ कोरोना नहीं, तो उसका टेस्ट जो है कहता है इसके लिए रिलायबल नहीं है, ये उसका इन्वेंटर खुद बोल रहा है। लेकिन उस टेस्ट के बेस पर जो है इन्होंने पूरी ये जो है महामारी के केस जो है बहुत बड़े हुए दिखाए इन्होंने। वैक्सीन्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये इनको बताने पड़ जाएंगे, तो आरटीपीसीआर टेस्ट की सच्चाई बतानी पड़ेगी। फिर जब बहस होगी इस पर, तो वैक्सीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये बताने पड़ेंगे इनको। आईसीएमआर की गाइडलाइंस जो है जो उन्होंने बनाई कि भाई जो केस कोरोना पॉजिटिव आ गए, भले वो मृत्यु कैसे भी हुई हो, उन केसेस को जो है वो बताने का इनको करना पड़ेगा कि ये गाइडलाइंस इस तरह से क्यों बनाई गई कि ज्यादा से ज्यादा केस जो है वो कोरोना में घोषित करने के हिसाब से बनाए गए। तो इस गाइडलाइन पे बहस करनी पड़ेगी। और एक जो मुख्य रूप से AEFI जो है एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये जो गाइडलाइंस 200 पेज की बनी हुई है, 2015 में गाइडलाइंस बनाई गई थी। उन गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशन होने के बाद, वो वैक्सीनेशन के कारण हुआ या बिना कारण हुआ,
या उसके बाद हुआ, अगर आपको सरदर्द भी हो जाता है तो उसका फॉलो अप का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। तो साइड इफेक्ट का पूरा जो है 200 पेज की गाइडलाइंस हैं जो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाई हुई हैं, उन गाइडलाइंस के ऊपर बात करनी शुरू हो जाएगी, जिसमें यहां तक लिखा हुआ है कि यदि वैक्सीनेशन के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम भी कराना जरूरी है। ये डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जो है वो करेगा। इसके बारे में भी जो है हमने वीडियो जो है पहले बना चुके हैं। तो ये सब बातों पे बहस शुरू हो जाएगी, इससे डरते हैं ये लोग। तो ये जो चीज है कि जैसे जो छुपा छुपा कर रहे हैं वो सब उजागर ना हो जाए, तो इनके मन में भी कहीं ना कहीं जो चोर छुपा हुआ है वो जो है इनको ये नहीं करने देता। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो ये कि साथियों समझ जाओ इस बात को, आजादी से पहले भी जो लोग सरकार अंग्रेजी कानूनों के विरुद्ध जाकर, महात्मा गांधी ने जो है नमक कानून तोड़ा, भगत सिंह वगैरह ने जो है और भी कई काम किए जिन जो कानून के हिसाब से गलत थे, उन सब के खिलाफ जो है उन क्रांतिकारियों ने आवाज उठाई। ठीक वैसे ही इस ऐसे कानूनों के जो दमनकारी नीति वाले कानून है जिसमें आपके अधिकार छिन जाते हैं, आपका देश के लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, आपके देश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग इस देश में जो है आज अपनी जान जोखिम में डालकर कई गिरफ्तार भी हो रहे हैं। वो सब काम एग्जैक्टली अंग्रेजों के समय जैसा हो रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि जैसे आप आज जो है भगत सिंह को अपमान नहीं करते ना, आप उनको आतंकवादी या उनको अपराधी नहीं मानते हो ना, तो ठीक वैसे ही, लेकिन उस समय उनको जो है कई लोग आतंकवादी भी मानते थे, अपराधी भी मानते हैं कि कानून के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। जो कानून अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर जबरदस्ती हमारे देश को गुलाम बनाकर हमारे देश के लोगों को दबाने के लिए बनाए, उन कानूनों की वजह से हमारे लोगों को अपराधी माना जा रहा, क्रांतिकारी को अपराधी माना जाता था तब। लेकिन आज आप उन लोगों की माला पहनाते हो, आज जो है हमारे नेता जो है उन क्रांतिकारियों को जो है श्रद्धांजलि देते हैं। तो मैं कहता हूँ आज भी वही समय है। हम लोग आपके सामने जिंदा बैठे हैं, आपके सामने ये सब बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम लोग भी कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी आपको लगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आगे चल के जो हमारी बातें हैं, जब ये सरकार 5 साल पूरे कर लेगी, उसके बाद जो कोई सरकार आएगी या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, आपको 50 साल बाद 100 साल बाद जो है हमारे जैसे जो साथी हैं, हमारे जो और साथी काम कर रहे हैं, उन सबके फूल माला चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है यदि आपने उनके जीते जी है उनको बातों को नहीं माना। मैं कहता हूं कि आप लोग हमारी बातों का अनुसरण मत करिए, लेकिन कम से कम हमारी बातों को जो है गलत साबित करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इन लोगों का स्वार्थ सत्ता का हो सकता है, इन लोगों का स्वार्थ जो है और कई कारणों से हो सकता है। हमारा स्वार्थ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, उसके लिए हम काम करते रहेंगे, भले इसमें हमारा प्राण भी चले जाए, लेकिन हम लोग सही को सही और गलत को गलत कहकर अपना पुण्य जो है नहीं छोड़ेंगे। इस देश के लिए अपने जो है बलिदान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। या ये भी हो सकता है कि ये देखना चाहते हैं कि ये जितने भी हम जैसे लोग हैं, ये बिल से निकल के बाहर आकर हम जो उछल रहे हैं ज्यादा इनके अनुसार कि ज्यादा सच्चाई के पीछे भाग रहे हैं, इन सबको आगे चल के धीरे धीरे रास्ते से हटाया जाए या कुछ भी किया जाए। तो ये भी इनका एक मकसद हो सकता है कि इस समय जो है एक तरह से उसका ट्रायल चल रहा है, मॉक ड्रिल चल रही है, एक जो है प्रैक्टिस चल रहा है, अभ्यास चल रहा है कि अभी कितने विरोधी हैं जिनको आगे आने वाले और जो खतरनाक कोई पैंडेमिक होगा, कुछ भी होगा, उस समय इन सबको पहले ही जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उसकी भी ये तैयारी हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, सरकारें ऐसे ही नहीं चलती, वो बहुत दिमाग लगा के चलाते हैं, लेकिन उनको जो कंट्रोल करने का पूरी व्यवस्था वो कहीं और है। क्योंकि ये मोदी सरकार आने से पहले ये एक्ट बन गया था, उसका लागू अब करवाया जा रहा है। तो यदि मोदी सरकार भारत का भला चाहती तो ऐसे एक्ट को खत्म कराती, उसमें इतनी असीमित ताकतें नहीं दी जाती कि आप जो है मास्क ना पहनने पर, उसके ना करने पर जो है आप अपनी रैलियां तो कर लो, क्योंकि आपको पावर है, आप अपनी चुनावी रैलियां तो कर लोगे, आप खूब अच्छे से कर लोगे। तो जैसे बंगाल में चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आया, अब जो है बंगाल में लॉकडाउन लगने शुरू हो गए, 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक, 21-21 दिन तक लॉकडाउन लगने के पहले क्यों नहीं लगे? क्योंकि आप लोगों की व्यवस्था जो थी वो आप लोगों का ऑर्डर चलेगा, प्रधानमंत्री का ऑर्डर चलेगा, नेशनल अथॉरिटी का ऑर्डर चलेगा कि लॉकडाउन में क्या नियम होगा, क्या नहीं होगा। ये है बड़ा कारण। तो साथियों, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत ये जो हमारे ऊपर होने वाला है, सरकार को अच्छे से पता है कि आप आर्थिक रूप से टूटेंगे धीरे धीरे, तो ही इनके गुलाम बनेंगे, तो ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मानेंगे। समृद्ध लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, उसकी ये तैयारी चल रही है। तो इस समस्या को समझ जाओगे तो निष्ठा के साथ इस समस्या के साथ लगना शुरू करोगे, यही मेरा कहना है। और हम चाहते हैं कि इस समस्या को लगने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, बहुत तरह की परेशानी हमको भी आने वाली है,
तो आप लोग जो है, मैं इस वीडियो के अंत में जो है आपको कुछ आर्थिक रूप से सहायता यदि करना चाहें तो मेरी ईमेल आईडी पे आप लिख दीजिएगा, हमें आर्थिक सहायता करिए जिससे हम कुछ टीम बनाकर इन शोध कार्यों को और अच्छे से कर पाएं, बेहतर तरीके से कर पाएं। और क्योंकि विद्वानों का व्यवस्था समाज करता था, तो बहुत छोटी राशि हर महीने यदि आप दे देते हैं तो इस व्यवस्था को हमें चलाने में थोड़ा सा और सुविधा होगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।